नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का पाठशाला में। अभी हम जानने वाले हैं समाज विज्ञान इतिहास, जो क्लास 9 के किताब के हैं, उसका चैप्टर नंबर 1 फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसको हम अभी जानने वाले हैं। इससे आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी प्रकार के क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। आप अगर क्लास 9 के अलावा किसी भी प्रकार के कंपटीशन की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। वीडियो के अंत तक बने रहें और फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उसको ज़रूर समझ लें। आइए शुरू करते हैं फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई। मध्यम वर्ग द्वारा शुरू की गई घटनाओं की श्रृंखला ने उच्च वर्गों को झकझोर दिया। तो क्रांति मध्यम वर्ग ने शुरू किया, नुकसान उच्च वर्ग को पहुंचाया। लोगों ने राजशाही के क्रूर शासन के खिलाफ विद्रोह किया। इस क्रांति ने स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता के विचारों को सामने रखा। क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के किले से हुई। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, कब शुरू हुआ? 14 जुलाई 1789 बास्तिल के किले से शुरू हुई। बास्तिल के किले से सभी नफरत करते थे क्योंकि बास्तिल का किला सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। बास्तिल के किले से सभी लोग क्यों नफरत करते थे? क्योंकि बास्तिल का किला सम्राट के निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। 14 जुलाई 1789 क्रोध भीड़ ने बास्तिल के किले को तोड़ दिया और राजनीतिक कैदियों को रिहा करवा दिया। तो ये सब जो घटना हुई उसके कारण हम लोग अब जानते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के कारण, किसका कारण? फ्रांसीसी क्रांति के कारण। सबसे पहला है राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण में हम देखते हैं 18वीं सदी में फ्रांस एक पूर्ण राजशाही के अधिकार के तहत एक सामंती समाज था। कैसा समाज था? सामंती समाज था। वर्साइल के शाही महल में बोर्बन सम्राट शानदार तरीके से रहते थे। फ्रांस की वित्त व्यवस्था विकट स्थिति में थी। वो राजा जो है शानदार तरीके से रहते थे और वहाँ का जो वित्तीय हालत है, अर्थव्यवस्था है, वो खराब थी, विकट स्थिति में थी। फ्रांस में शामिल कई युद्धों के बाद खजाना व्यवहारिक रूप से खाली था। व्यवहारिक रूप से खाली था मतलब वहाँ पर खजाना बचा ही नहीं था। राजा लुई 16वें राजनीतिक और वित्तीय संकटों के माध्यम से फ्रांस के मार्गदर्शन करने में असमर्थ थे। और राजा का जो काम होता है उसमें वो असमर्थ थे। कौन? राजा लुई 16वां। एक चीज़ और, दूसरा टॉपिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हैं। फ्रांस के क्रांति के समय फ्रांस के राजा कौन थे? तो लुई 16वां थे। किस वंश के थे? तो याद रखना, बुर्बो वंश के थे। उसकी रानी थी मैरी एंटोइनेट, जो कि ऑस्ट्रेलियाई राजकुमारी थी, को जनता के पैसे से दूर करने के लिए दोषी ठहराया गया था। ये बहुत ही खचली थी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। प्रशासन भ्रष्ट और निरंकुश था। फ्रांस के प्रशासन जो थे भ्रष्ट और कैसे थे? निरंकुश थे। सामाजिक और आर्थिक संकट। फ्रांस के क्रांति परिस्थिति में विभिन्न संगठन की तरह ही संकटपूर्ण थे। फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों असंपदाओं में विभाजित था। तो फ्रांस के जो समाज थे 3 भाग में बटे हुए थे। कितने भाग में? 3 भाग में। पहला जो भाग था वो पादरी या अभिजात वर्ग थे, जिसको विशेषाधिकार प्राप्त था। क्या प्राप्त था? विशेषाधिकार। पहली संपत्ति और दूसरी संपत्ति बनाई इन दोनों, और उसमें पहला पादरी वर्ग और दूसरा कुलीन वर्ग। इन 2 संपदाओं के सरकार के अधीन कई विशेषाधिकार प्राप्त थे और उन्हें कराधान का बोझ नहीं उठाना पड़ता। कराधान का मतलब टैक्स। पहले स्टेट और सेकेंड स्टेट में जो भी लोग थे उनको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स देना नहीं होता। आगे देखिए, बड़प्पन ने फ्रांसीसी प्रशासन के सभी महत्वपूर्ण पदों पर एकाधिकार कर लिया था और विलासिता का जीवन व्यतीत किया।
बड़प्पन मतलब खुद राजा महान जो समझते थे उसके कारण। तीसरी संपत्ति या तीसरी एस्टेट में आम लोग शामिल थे और इसमें मध्यम वर्ग के लोग किसान, कारीगर, श्रमिक, खेतीहर, मजदूर शामिल थे। यहाँ तक कि अमीर मध्यम वर्ग, व्यापारी, कारखानों के मालिक आदि मिलकर भी इस श्रेणी में आते थे। कौन कौन आते थे तीसरे वर्ग में? तो तीसरे वर्ग में अमीर लोग भी जो थे, कारखानों के मालिक थे, व्यापारी थे, ये सब भी आते थे। कराधान का पूरा बोझ तीसरा संपत्ति, तीसरा एस्टेट जो है, तीसरा वर्ग जो है वही पूरा का पूरा बोझ उठाता था। किसका? तो याद रखना है कराधान। कराधान मतलब टैक्स का। और इसके पास किसी भी प्रकार का कोई भी राजनीतिक अधिकार नहीं था। कारीगरों, किसानों और काम करने वालों की हालत दयनीय थी। किसानों को लंबे समय तक काम करना पड़ा और क्राउन को, पादरी को और बड़प्पन के अलग अलग करों का भुगतान करना पड़ा। इन सभी करों का भुगतान करने के बाद उनके पास खुद को खिलाने के लिए मुश्किल से पैसे बचे थे। इसका मतलब है जितने भी प्रकार के किसान थे, कारीगर थे, जो भी थे, उन सब के ऊपर इतनी टैक्स लगते थे कि अगर वो अपने खर्चे को से टैक्स जब दे दे तो मुश्किल से उसका अपना रोजी रोटी चलाने के लिए बचता था, नहीं तो उसके पास नहीं बच पाता था। अब इसी में जो है धनाढ़ मध्यम वर्ग, धनाढ़ मध्यम वर्ग का मतलब जो अमीर किस्म के मध्यम वर्ग हैं उसे भारी कर चुकाने पड़े और अभिजात वर्ग और उच्च पादरियों के द्वारा विशेषाधिकार का विरोध किया गया। यहाँ पर मध्य वर्ग को ज़्यादा टैक्स भी चुकाना पड़ता, तो उन्होंने विशेषाधिकारों का विरोध करना शुरू किया। मजदूर, किसान और मध्य वर्ग जो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के तहत पीड़ित थे, वे इसे बदलना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? बदलना चाहते थे। उसके बाद क्रांति का और कारण में से दार्शनिकों का प्रभाव। दार्शनिक में देखिए वॉल्टेयर, रूसो और मोंटेस्क्यू, ये तीन व्यक्तियों का नाम आता है। जैसे फ्रांसीसी दार्शनिक ने स्वतंत्रता और समानता के क्रांतिकारी विचारों वाले लोगों को प्रेरित किया। मोंटेस्क्यू ने राजाओं के दैवी अधिकार के सिद्धांत को खारिज कर दिया, शक्तियों को अलग करने का आग्रह किया। रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में घोषणा की कि संप्रभु सत्ता लोकप्रिय इच्छा में है। संप्रभु सत्ता मतलब सबों को सत्ता मिलनी चाहिए। उसी समय और कारण है अमेरिका में क्रांति का प्रभाव। तो अमेरिका में सफलता प्राप्त कर चुकी थी स्वतंत्रता, और फ्रांसीसी लोगों का अभिजात वर्ग पादरी और राज्य के द्वारा शोषण के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रोत्साहित किया। अगला पॉइंट है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में है समाज का वर्गों में बंटना, सामाजिक विभेद और मध्यम वर्ग का उदय। राजनीतिक कारण फिर से हम देखते हैं। राजनीतिक कारण फ्रांस की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण सामाजिक असमानता थे। मेडलिन के अनुसार 1789 ईस्वी की क्रांति का विद्रोह तानाशाही के अधिक समानता के प्रति थे। तानाशाही से ज़्यादा अधिक समानता के प्रति था, इसलिए 1789 में क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस के समाज में अत्यधिक यह समानता व्यापक थी। समाज दो वर्गों में विभाजित था, एक विशेषाधिकार वाले वर्ग और दूसरा सामान्य वर्ग। विशेषाधिकार वाले वर्ग जो थे वो कुलीन और पादरी वर्ग थे। अयोग्य शासन, अगला पॉइंट है अयोग्य शासन। तो लुई 14वें के उत्तराधिकारी जो थे, लुई 15वां और फिर लुई 16वां, दोनों पूर्णरूपेण अयोग्य थे। लुई 15वां केवल कमज़ोर ही नहीं बल्कि विलासी, विलासी का मतलब जो दिन भर मौज मस्ती करने में लगे होते हैं, फ्रांस तथा अपने हितों के प्रति लापरवाह सिद्ध हुआ। उसके शासनकाल में वर्साय विलासिता और षड्यंत्रों का केंद्र बन गया। वर्साय जो है विलासिता और षड्यंत्र जहाँ ज़्यादा रचे जाते हैं उस प्रकार का केंद्र बन गया। उसके उत्तराधिकारी लुई 16वें के शासनकाल में स्थिति और बिगड़ गई। अब देखिए लुई 15वें का ये हाल था, लुई 16वें में और भी ज़्यादा बिगड़ गई। उसमें न तो समय निर्णय ले सकने की क्षमता थी और न ही किसी दूसरे की सलाह को समझ सकता था। मतलब वो इतने अयोग्य थे कि खुद तो फैसला लेने से में सक्षम नहीं थे और दूसरा अगर कोई फैसला कुछ सुझाव भी देते तो उसको नहीं मानते थे।
राज्य की समस्याओं में उसको कोई विशेष रुचि नहीं थी, फलतः लुई 15वें और लुई 16वें लापरवाही और अयोग के कारण फ्रांस के प्रशासन एकदम अस्त व्यस्त हो गया। और अगर इस प्रकार से राजा का शासन होगा तो वहाँ का प्रशासन अस्त व्यस्त हो जाएगा। निरंकुश राजतंत्र जो अभी तक फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी, यह बदली हुई परिस्थिति में अभी साफ बन गया। मतलब पहले तो शासन व्यवस्था में ठीक था वहाँ का शासन, लेकिन धीरे धीरे जब निरंकुश राज हुआ तो फिर वहाँ की शासन व्यवस्था अभी साफ बन गई। और जितने भी क्रांति हुए, जितने भी बदलाव हुए, उसका तत्कालिक कारक जरूर होता है। तो तत्कालिक कारक है 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण द्वितीय और तृतीय स्टेट के लोगों के यह सम्मान और शोषण करना। यह सम्मान मतलब सम्मान तो करना ही नहीं, ऊपर से शोषण करना, यह भी एक प्रमुख कारण था। लुई 16वां जो थे वो निरंकुश राजा थे, यह योग्य शासक भी थे, अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी कार्य कर देते थे, हमेशा भोग विलास में लिप्त रहते थे। और उसके बाद हम लोग जानेंगे आर्थिक कारक। आर्थिक कारक तो अनेक आर्थिक विशेषाधिकारों से युक्त अमीर लोग थे। फ्रांस के आधे से अधिक भूस्वामी जो थे उन्हें कर नहीं देना पड़ता था। दूसरी ओर 80% दरिद्र ग्रामीण जनता थे, जिसे अपनी आय का 80% भाग चर्च और सामंतों को देना पड़ता था। कितना प्रतिशत? 80% भाग। और क्या था? लगभग 12 अरब लिवरे का कर्ज था, खाली राजकोष था, जीविका संकट था, कर व्यवस्था बेकार था। सुधारकों और विचारकों का प्रभाव उसमें रूसो, मिराबियो और आबेसिये, इन सबों का भी प्रभाव पड़ा। फ्रांसीसी क्रांति का सामाजिक कारण अगर देखें तो वहाँ पर 3 स्टेट में बटा हुआ था। एक चर्च पादरी थे, दूसरा था सामाजिक फ्रांसीसी समाज जो कुलीन वर्ग थे, और तीसरा थे बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, ये सब। और आगे लगभग 60% ज़मीनों पर कुलीन और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। इसमें एक पॉइंट आता है ताइद, जो कि चर्च द्वारा वसूला जाने वाला का था। टाइल ये जो है तीसरे स्टेट सरकार द्वारा वसूला जाने वाला टैक्स था। प्रथम 2 स्टेट जो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग थे, उन्हें जन्म से कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे, जैसे कि उन्हें टैक्स में छूट, किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देता था। राज्य के सभी टैक्स केवल तृतीय स्टेट द्वारा ही वहन किया जाता था। अब आर्थिक कारण यहाँ देखेंगे। निर्वाह संकट। निर्वाह संकट फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 2.3 करोड़ से बढ़कर 1789 में 2.8 करोड़ हो गई। अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी, मतलब जितना अनाज उत्पादन होता था उसके अपेक्षा बहुत ज़्यादा मांग बढ़ी। अधिकांश लोगों का मुख्य खाद्य पावरोटी की कीमत तेज़ी से बढ़ी। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ी। फलस्वरूप अमीर और अमीर होते गए और गरीब होते गए। स्थितियां तब और ज़्यादा बदतर हो जाती जब सूखे ओले का प्रकोप होता और पैदावार गिर जाती। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता और ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम बात थी। इससे खदानों की कमी हो जाती और फिर संकट पैदा हो जाता। पुराने शासन के दौरान ये बार बार होने लगा। फ्रांसीसी क्रांति का राजनीतिक कारण उस समय मध्यम वर्ग, जिसमें वकील, शिक्षक, लेखक, विचारक आदि आते थे, ने जन्म आधारित विशेषाधिकारों पर प्रश्न उठाने शुरू कर दिए। अब क्रांति का होने का एक और कारण है मध्यवर्ग। मध्यवर्ग 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह के रूप में सामने आए। उभरते मध्यवर्ग ने विशेषाधिकार के अंत की कल्पना की मतलब इन्होंने सोचा कि उसके अंत होनी चाहिए। जिसने ऊनी और रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी, ये मध्यवर्ग थे। ये पढ़े लिखे होते थे और इनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह के पास जन्मना विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। अब लुई 16वां को भी देख लेते हैं। लुई 16वां 1774 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। वह फ्रांस के बुर्बो राजवंश का राजा था।
विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय राजकोष खाली था और राजकोष खाली होने के कारण लंबे युद्धों का कारण वित्तीय संसाधनों का नष्ट होना, पूर्ववर्ती राजाओं का शान शौकत में फिजूल खर्ची, अमेरिका स्वतंत्रता संघर्ष में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की सहायता करना और जनसंख्या बढ़ना, जीविका संकट। क्रांति की शुरुआत कैसे हुई? तो फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वां ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव का अनुमोदन के लिए ये स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। इस बैठक में किसानों, औरतों, कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों और मांगों की सूची बनाई गई, जिससे उनके प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। यह स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल खराब हो चुकी थी और पावरोटी की कीमत आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फ़ायदा उठाते जमाखोरी करने में लगे थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। और क्या हुआ? दूसरी तरफ सम्राट की सेना जो थे पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया और 14 जुलाई को बास्तिल के किला पर धावा बोलकर बास्तिल के किला को नेस्तनाबूद कर दिया। देहाती इलाकों में गांव-गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लुटेरों को बुलाया है, जो पक्की फसल को तबाह करने के लिए निकल पड़े हैं। और कई जिलों में डर से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण किया। उन्होंने अन्न भंडार को लूट लिया, लगान संबंधी दस्तावेज जला दिए। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुत तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ले। ये सब हुआ फ्रांस की क्रांति में। और उसके बाद संवैधानिक राजतंत्र बना। 20 जून 1789 को वर्साई के एक टेनिस कोर्ट में सब लोग जमा हुए और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया। कौन? तीसरे स्टेट। अपने विद्रोही प्रजा की शक्तियों के अनुमान करके लुई 16वां नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। 4 अगस्त 1789 की रात में असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया और 1791 ईस्वी में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। कब? 1791 ईस्वी में। किसकी नींव पड़ी? तो सामंती व्यवस्था को खत्म करके संवैधानिक राजतंत्र व्यवस्था की। नेशनल असेंबली का उद्देश्य। तो जो नेशनल असेंबली 1791 में बना था, उसका क्या था? संविधान का मसौदा तैयार किया। इसका मुख्य उद्देश्य था राजाओं और मंत्रियों की शक्ति को सीमित करना, और ये शक्तियाँ एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होने के बजाय अब अलग अलग संस्थाओं में सौंप दी गई, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका थे। इसने फ्रांस को एक संवैधानिक राजतंत्र बना दिया। मुख्य उद्देश्य सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। नेशनल असेंबली का मुख्य उद्देश्य सम्राट के शक्तियों को सीमित करना। और क्या उद्देश्य था? यह व्यक्ति के हाथों में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को अलग अलग संस्थाओं में बांटा गया। कौन कौन संस्था में? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में। 1791 में संविधान के ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंपा। नए संविधान के अनुसार मतदान का अधिकार केवल सक्रिय नागरिक को मिला। और किसे मिला? जो पुरुष थे जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक थी, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। महिलाओं और अन्य पुरुषों को निष्क्रिय नागरिक कहा गया। राजाओं की शक्ति विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित करके हस्तांतरित कर दिया गया। अब हम लोग को जानना है राजनीतिक प्रतीकों के मायने। तो 18वीं सदी में ज़्यादातर स्त्री और पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों के प्रसार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय आकृतियों का प्रतीक माना जाता। और उसी में पहला है टूटी हुई जंजीर। टूटी हुई जंजीर दासों को बांधने के लिए जंजीर का प्रयोग किया जाता था, और टूटी हुई जंजीर का मतलब है आज़ादी का प्रतीक। छड़ों का गट्ठर। अकेले छड़ आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर गट्ठर है तो उसे नहीं तोड़ा जा सकता, मतलब एकता में ही बल है। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आँख। सर्वदर्शी आँख ज्ञान का प्रतीक है। सूरज की किरणें ज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा सकती है।
राजदंड शाही सत्ता का प्रतीक, और ये अपनी पूछ मुंह में लिए सांप समानता का प्रतीक, अंगूठे का कोई और छोर नहीं होता, कोई भी और छोर नहीं होता है। अब हम लोग जानेंगे आतंक का राज, और इसके बाद आतंक के राज के बाद वाले जो टॉपिक हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तो आप अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आइए देखते हैं आतंक राज। 1793-94 तक के काल के युग को आतंक का युग कहा जाता है। इस समय रोबेस्पियर के नियंत्रण में दंड और सख्त नीति अपनाई। फिर से देखते हैं, 1793-94 के जो काल थे उसको आतंक का काल कहा गया या फिर आतंक का युग कहा गया। क्यों कहा गया? तो रोबेस्पियर ने उसको नियंत्रण कर लिया था और उस समय दंड के लिए सख्त नीति अपनाई। इस नीति के तहत गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, जैसे कुलीन और पादरी वर्ग या राजनीतिक दलों के सदस्य उनके काम से सहमत नहीं थे, सबों को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। ये क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया जाएगा और यदि वह दोषी पाए जाते हैं तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उसका सर कलम कर दिया जाएगा। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय की गई कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी तराही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया, किसे? रोबेस्पियर को, और उसे ही गिरफ्तार करके अगले दिन उसको गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया और इस तरह से आतंक का युग समाप्त होता है। तो उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।